आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मेरा नाम उसामा उर रहमान है और मैं कोई एम इंग्लिश सेंटर का न्यू फेस नहीं हूँ, बल्कि मैं एम इंग्लिश सेंटर के साथ बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ। जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के नोट्स आप लोग यूज़ करते हैं उसके फुटर यानी पेज के एंड में आप जाके देखिएगा, वहाँ पर एक नाम लिखा होता है सर उसामा उर रहमान। मैं वही हूँ। अच्छा, मैं बाय प्रोफेशन खुद इंजीनियर हूँ। मैंने NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अभी मैं एज एन HVAC डिज़ाइनर एक फर्म में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। चलें अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको टॉपिक की थीम समझा दूँ। सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे, फिर उसकी एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल के बाद जो है हम फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हमारे पास रूल्स हैं, हम उन रूल्स को भी फिर डिटेल में स्टडी करेंगे। चलें आ जाए डेफिनेशन की तरफ आते हैं। देखिए, डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी गई है वो क्या है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द अवेलेबल सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी इलेक्ट्रॉन को तकसीम कर देना अवेलेबल शेल्स में और ऑर्बिटल्स में, इस चीज़ का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शायद आपको बात अभी समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब तक आपको सबशेल और ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझ में नहीं आएगी। चले आए अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रीवियस क्लासेस से आप ये चीज़ जानते हैं कि एटम में आपके पास शेल्स मौजूद होते हैं, दरमियान में आपके पास न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड आपके पास जो है वो शेल्स मौजूद होते हैं, जो कि बोहर ने हमें बताया था। अच्छा, अब जो पहला शेल होता है उसके लिए हम n की वैल्यू, जो कि हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इसका मैं आगे जिक्र करूंगा, वो होती है 1। दूसरे शेल के लिए वैल्यू होती है 2, तीसरे शेल के लिए वैल्यू होती है 3, चौथे शेल के लिए वैल्यू होती है 4। और इन्हीं शेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये बात जो है वो नोट कीजिएगा कि पहले शेल को जो है हम कहते हैं K शेल, दूसरे शेल को हम कहते हैं L शेल, तीसरे शेल को कहते हैं हम M शेल और चौथे शेल को कहते हैं हम N शेल। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक ऐसे शेल की बात कर रहा हूं जिसके n की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है मैं L शेल की बात कर रहा हूं। और अगर मैं कहूं कि मेरे पास जो शेल मौजूद है वो उस शेल की वैल्यू है 2, तो इसका मतलब है मैं L शेल की बात कर रहा हूं। इसी तरह अगर n की वैल्यू है 3 तो मतलब मैं M शेल की बात कर रहा हूं, और अगर n की वैल्यू है 4 तो इसका मतलब है मैं N शेल की बात कर रहा हूं। तो आई होप सो यहां तक आपको शेल का कॉन्सेप्ट तो आ गया होगा कि शेल न्यूक्लियस के अराउंड वो पाथ होता है कि जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। हम हर शेल को एक वैल्यू असाइन करते हैं, एक वैल्यू दे देते हैं, जो कि होती है 1 2 3 4। पहले शेल जो होता है उसको हम K शेल कहते हैं, फिर L शेल, फिर M शेल और फिर हमारे पास N शेल आ जाता है। अच्छा, जब आपको ये बात समझ में आ गई तो अब हम चलते हैं सब शेल्स की तरफ। देखें, सब शेल्स जो होते हैं शेल के अंदर ही हमारे पास यूँ कहा जाए कि शेल के अंदर ही सब शेल्स पाए जाते हैं। वो सब शेल्स 4 होते हैं, एक होता है S, दूसरा होता है P, तीसरा होता है D और चौथा होता है हमारे पास F। अच्छा, मैंने अब इसमें ना ये वैल्यू लिखी हुई है। S के ऊपर मैंने लिखा हुआ है पावर में 2, P के ऊपर मैंने पावर में लिखा हुआ है 6, D के ऊपर मैंने पावर में लिखा हुआ है 10 और F के ऊपर मैंने पावर में लिखा हुआ है 14। दर हकीकत ये जो नंबर है ना, ये इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि इसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यानी S सब शेल में 2 आ सकते हैं, P सब शेल में 6 आ सकते हैं, D सब शेल में 10 आ सकते हैं और F सब शेल में हमारे पास 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब मज़ीद हम शेल को और सब शेल को अगर आपस में रिलेट करें तो क्या होगा। देखें, होगा ये कि अगर मैं बात करता हूं कि n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूं K शेल की, और K शेल में हमारे पास जो है वो S सब शेल पाया जाता है। अच्छा, अभी इस चीज़ को मज़ीद समझने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो हमारे पास पहला शेल होता है जो कि K शेल है, उसके अंदर एक सब शेल होता है जो कि S होता है। जो दूसरा हमारे पास सब शेल है, जो दूसरा शेल है जो कि L शेल होता है, उसके अंदर हमारे पास 2 सब शेल्स होते हैं, एक होता है S और दूसरा होता है P। इसी तरह जो हमारे पास तीसरा शेल है उसके अंदर 3 सब शेल होते हैं जो कि S P D होता है, और जो चौथा
शेल है उसके अंदर हमारे पास जो है वो 4 सब शेल्स होते हैं जो कि S, P, D एंड F है। यानी आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास सब शेल्स भी बढ़ते चले जाएंगे और वो एक एक करके बढ़ते चले जाएंगे। देखिए पहला हमारे पास था एक सब शेल जो कि S था, दूसरा हमारे पास था S और P, यानी S में एक सब शेल का इजाफा हुआ जो कि P है, तीसरे शेल में हमारे पास एक और सब शेल का इजाफा हुआ जो कि D है, चौथे शेल में हमारे पास एक और सब शेल का इजाफा हुआ जो कि F होगा। तो आई होप सो आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। अब इसी बात को आप जहन में रखते हुए इस चीज़ को समझने की कोशिश करें फिर दोबारा से कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि मैं k शेल की बात कर रहा हूं और उसमें एक हमारे पास सब शेल होता है जो कि s होता है। अब ये 1 इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये सब शेल दर हकीकत पहले शेल का हिस्सा है। इसी तरह अगर मैं n की वैल्यू 2 की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं L शेल की बात कर रहा हूं और उसमें 2 सब शेल हैं जो कि S और P है और ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों सब शेल जो है वो L शेल के साथ L शेल से हैं। इसी तरह अगर मेरे पास n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब ये है कि मैं M शेल की बात कर रहा हूं और उसमें 3 मेरे पास सब शेल हैं जो कि S, P और D है और ये तीनों सब शेल जो है वो तीसरे शेल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। अगर मैं n की वैल्यू 4 कहता हूं तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर n की वैल्यू 4 है तो मतलब मैं n शेल की बात कर रहा हूं और इसमें 4 हमारे पास क्या पाए जाते हैं, सब शेल्स पाए जाते हैं और ये 4 जो सब शेल्स के साथ लगे हुए हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये सब शेल्स हमारे पास दर हकीकत चौथे शेल का हिस्सा हैं। जब आपको शेल समझ में आ गए, आपको सब शेल समझ में आ गए तो अब आपको ऑर्बिटल्स भी समझ में आ जाएंगे। देखें सब शेल जो होता है वो होता है दर हकीकत शेल का हिस्सा और जो शेल के अंदर भी मजीद चीज़ मौजूद होती है उसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द रीजन ऑफ सब शेल्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। यानी सब शेल के अंदर वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। जैसे आपके अपना कोई दोस्त होता है, आपको पता है कि अगर वो बाहर गया हुआ है और उसको गेम खेलने का बहुत शौक है तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको किसी गेमिंग जोन में मिलेगा जो आपके इलाके में ही मौजूद है। इसी तरह अगर आपके किसी दोस्त को जो है क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है और दिन भी संडे का है तो इसका मतलब ये है कि संडे को सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको आपके मोहल्ले के क्रिकेट ग्राउंड में ही मिलेगा मैच खेलते हुए। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर भी कही जा रही है कि सब शेल के अंदर वो जगह, सब शेल के अंदर मज़ीद वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उन्हीं को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब पहले सब शेल के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। जो दूसरा सब शेल है P उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और जो तीसरा सब शेल है D उसके अंदर हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अब जब आपको तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है और ऑर्बिटल्स क्या होता है, तो अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना बड़ा आसान होगा। लेकिन मैं एक और मिसाल आपको दे दूं कि जैसे हमारे पास एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग के अंदर फ्लोर्स होते हैं और फ्लोर के अंदर भी रूम्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास एक शेल होता है जो कि समझ लें आप बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के अंदर जो फ्लोर होते हैं उसे आप समझ लें वो सब शेल्स हैं और जो उस सब शेल के अंदर रूम होते हैं समझ लें कि आप वो ऑर्बिटल्स हैं। तो ये एक मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको समझा दी जो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद अच्छे तरीके से समझ सकें। तो अब क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सिंपल कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आए, उन इलेक्ट्रॉन्स को आप इन्हीं सब शेल्स में बांट दें, इसी चीज़ का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक और मिसाल आपको दे रहा हूं। देखिए हम सबको पता है कि ऑक्सीजन जो है ना उसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और आप अपनी प्रीवियस क्लासेस से ये बात भी जानते हैं कि अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जो कि उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन मैं कह रहा हूँ कि न्यूट्रल है तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, जिसे मैं स्मॉल ई से कर रहा हूँ, समझने के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि 8 मौजूद होंगे। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगी कि 1s2
2s2 और 2p6। ये मैंने किस तरीके से बनाई, इसे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि मैंने ये इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे क्यों डिवाइड किया। अभी बस जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को देखिए मैंने सब शेल्स में डिवाइड किया है। 2 एस सब शेल में डाले, 2 मैंने एस सब शेल में ही डाले, लेकिन दूसरे शेल के एस सब शेल में डाले। मैंने बताया था ना कि अगर एस के साथ कोई नंबर लिखा हुआ हो तो वो शेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और 6 मैंने जो है 6 नहीं आएंगे, यहाँ पर 4 आएंगे, और 4 मैंने जो है वो दूसरे शेल का जो सब शेल है पी वहां पर डाले। तो मैंने इन इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल में डिवाइड कर दिया। इसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। तो आई होप सो आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के जो है वो कुछ रूल्स हैं जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मजीद समझने में मदद करेंगे। आए अब हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। चलें अब हम जो है वो पहला रूल को डिटेल में समझते हैं, जो कि है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये हमारे पास 4 रूल्स में से पहला रूल है। इस रूल को जिसने दिया था उसका नाम है वोल्फगैंग पॉली। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट ये है कि इन एन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम no 2 electrons can have the same set of 4 quantum numbers, at least 1 quantum number must be different। अगर आसान उर्दू में कहूँ तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सेम ऑर्बिटल में मौजूद हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो, बल्कि ज़रूरी है कि एक क्वांटम नंबर ज़रूर डिफरेंट होगा। मैं अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इन्होंने ये कहा कि एक एटम के एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो, ज़रूरी है कि एक ज़रूर डिफरेंट होगा। अब वो 4 क्वांटम नंबर कौन से हैं, चले उनको समझते हैं। देखिए पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि यहाँ पर n है, और ये n मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दर हकीकत ये n रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपका सब शेल, आपका ऑर्बिटल किस शेल में मौजूद है। अगर पहला शेल हो तो n की वैल्यू 1 होगी, दूसरा है तो n की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर है पहले से ही, जो मैं आपको क्लियर करा चुका हूं। अब हम चलते हैं दूसरे क्वांटम नंबर की तरफ, जो कि कहलाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसे हम जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है लोअर केस में कैपिटल, लोअर केस में L। ठीक है, इस L को जो कि लोअर केस में होता है, एक एजीमुथल क्वांटम नंबर को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखें L की हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज डिपेंड करती हैं कि आपका सब शेल कौन सा है। अगर आपका सब शेल S है तो L की वैल्यू होगी 0। अगर आपका सब शेल P है तो L की वैल्यू होगी 1। अगर आपका सब शेल D है तो L की वैल्यू होगी 2। अगर आपका सब शेल F है तो L की वैल्यू होगी 3। चलें, ये 2 सब क्वांटम नंबर्स तो समझ गए। चलें अब तीसरे क्वांटम नंबर की तरफ आते हैं, जो कि कहलाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, लोअर केस m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब m की वैल्यू जो होती है ना, वो दर हकीकत L यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। अगर हमारे पास L की वैल्यू 0 है तो एजीमुथल तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि m से रिप्रेजेंट है उसकी वैल्यू होगी 0। अगर L की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास होगी 3, एक 0, दूसरा -1 और तीसरा +1। अगर L की वैल्यू जो है हमारे पास 2 है तो m की वैल्यू -2, -1, 0, +1 और +2 होगी। और L की वैल्यू अगर 3 है तो m की वैल्यू होगी 0, -1, -2, -3, +1, +2 और +3। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। चलें अब हम स्पिन क्वांटम नंबर का जो है कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करते हैं। देखें स्पिन क्वांटम नंबर में ये है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन अपवर्ड मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है सब शेल में, तो फिर जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव हाफ। और स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो खुद s से, स्मॉल s से, लोअर केस s से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड मूव कर रहा है शेल में तो फिर उस सूरत में जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव हाफ। अब देखें, जब आपने क्वांटम नंबर समझ लिया तो अब क्वांटम नंबर समझने के बाद हम दोबारा इस टेबल पर आते हैं, जिस टेबल की मदद से आप पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझ जाएंगे। देखें ये जो टेबल बना हुआ है वो बना हुआ है हीलियम एटम के लिए, और आप अपनी प्रीवियस क्लासेस से जानते हैं कि हीलियम को हम जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है He, और
इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई एटम न्यूट्रल स्टेट में मौजूद है तो जो उसके एटॉमिक नंबर होता है वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसे मैं ई से अभी बना रहा हूँ वो हो गए 2। ई रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और वो हो गए हमारे पास 2। अच्छा, अब 2 हमारे पास हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें ये बात मालूम है कि सबसे पहले अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं, अभी आपने परेशान नहीं होना कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने इसकी कैसे बनाई, मैं आगे आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा जैसे जैसे हम फर्दर रूल्स पढ़ते रहेंगे। अभी तक के लिए आप ये समझें कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s²। 1 अगेन वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सब शेल एस कौन से शेल में मौजूद है, जो कि पहला शेल है। और फिर उसके बाद ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। ठीक है, ये बात हम समझ गए कि हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पहले शेल के एस सब शेल में मौजूद हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन का टेबल मैंने यहां पर बना दिया है। ठीक है, अच्छा अब देखें आप पहले इलेक्ट्रॉन को और दूसरे इलेक्ट्रॉन को, जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन है हीलियम का, उसका अगर हम क्वांटम नंबर देखें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में मौजूद है, पहले शेल में मौजूद हैं और पहले शेल के लिए n की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब हम आए एजीमुथल क्वांटम नंबर की तरफ, तो दोनों के लिए वैल्यू होगी 0। क्यों वैल्यू 0 होगी एजीमुथल क्वांटम नंबर की? क्योंकि मैं यहां पर आपको बता चुका हूं कि अगर आपका सब शेल s है तो l की वैल्यू होगी 0 और दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में मौजूद हैं, सब शेल में मौजूद हैं, s सब शेल में मौजूद है, लिहाजा दोनों की l की वैल्यू हो गई 0। अच्छा, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ बढ़े जो कि m है, तो मैंने आपको यहां पर बताया है कि अगर आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होगा तो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा। क्योंकि दोनों के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी दोनों के लिए 0 ही होगी। अच्छा, लेकिन अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर को देखें कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो वो हम इधर से पता लगाएंगे। देखें, ये बात आप अपने जहन में रख लें कि जब एक ही सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ स्पिन कर रहा होता है जिसे स्पिन अप कहा जाता है और एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ स्पिन कर रहा होता है जिसे स्पिन डाउन कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने की वजह यह है कि इसी हाल में, इसी सूरत में दोनों इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल रह पाते हैं। जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल रहते हैं तो आपका सब शेल स्टेबल रहता है, जब सब शेल स्टेबल रहता है तो आपका शेल स्टेबल रहता है और जब आपका शेल स्टेबल रहता है तो फिर आपका एटम भी स्टेबल रहता है। तो स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की तरफ स्पिन कर रहा होता है और एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ स्पिन कर रहा होता है। अगर दोनों ही अपवर्ड स्पिन करना शुरू कर दें या दोनों ही डाउनवर्ड स्पिन करना शुरू कर दें तो आपका एटम स्टेबल नहीं रहेगा। लिहाजा ज़रूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन करे तो उसकी वैल्यू हो गई पॉजिटिव हाफ और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डाउनवर्ड हमारे पास स्पिन करे तो उसकी वैल्यू हो गई नेगेटिव हाफ। तो एक पहले वाले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो गई पॉजिटिव हाफ और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई वो हो गई नेगेटिव हाफ। अब आप दोबारा से पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे गौर करें तो उसने क्या कहा था? उसने आपको सिंपल ये कहा था कि भाई अगर एक सब शेल में, एक ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, जैसे कि इस केस में हीलियम के केस में कि इसके एक ही सब शेल s में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो उसने ये कहा कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, अब एक ज़रूर डिफरेंट होगा। तो अब आप यहाँ पर देखें, चलें n की वैल्यू दोनों के लिए 1 है, चलें पहला क्वांटम नंबर सेम हो गया। l की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, चलें दूसरा भी सेम हो गया। m की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, चलें तीसरा क्वांटम नंबर भी सेम हो गया। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर दोनों के लिए डिफरेंट है तो चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो पाए, 3 तो सेम हुए, एक ज़रूर डिफरेंट हुआ। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने हमें समझाने की कोशिश की, हमें बताया, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाने की डिटेल में कोशिश की। आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलें अब हम जो है वो दूसरा रूल जो कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का प्रिंसिपल समझते हैं। वो प्रिंसिपल का नाम है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ऑफ बाउ के लिटरल मीनिंग क्या है। लिटरल मीनिंग का मतलब ये होता है कि वो मीनिंग के जो डिक्शनरी में क्या होते हैं।
तो डिक्शनरी के मुताबिक लफ्ज़ ऑफबाउ का मतलब बनता है ग्रेजुअली डेवलपिंग, किसी चीज़ का ग्रेजुअली डेवलप होना। जैसे अगर आप अपने आप को ही देख लें तो आप ग्रेजुअली डेवलप हो रहे होते हैं। पहले आप जो है वो दूध पीते बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, टीनेज में आते हैं, टीनेज के बाद फिर आप अडल्ट मतलब फिर टीनेज आपकी ख़त्म होती है और फिर आप मज़ीद बड़े होते होते बूढ़े हो जाते हैं। तो आप ग्रेजुअली बड़े हो रहे होते हैं, इसी तरीके से ग्रेजुअली डेवलप हो रहे होते हैं। तो ऑफ बाउ का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है ग्रेजुअली डेवलपिंग, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड प्रोग्रेसिवली टू द वेरियस सब शेल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी स्टार्टिंग विद 1s सब शेल हैविंग लोवेस्ट एनर्जी। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस सब शेल की सबसे लोवेस्ट एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा, और जितने भी हमारे पास सब शेल्स होते हैं उसमें सबसे कम एनर्जी जो होती है वो 1s सब शेल की होती है। इसीलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स उसमें जाएंगे, फिर वो आगे बढ़ेंगे। अब क्या तरतीब होती है कि किस सब शेल की एनर्जी सबसे कम है, फिर उसके बाद किसकी होती है, उसके बाद किसकी होती है, उसके बाद किसकी होती है। इस चीज़ को समझने के लिए आप इस फिगर को समझें। देखें, ये फिगर है जिसमें मैंने सारे सब शेल्स लिखे हुए हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब शेल पहले शेल का हिस्सा है क्योंकि इसके साथ 1 लिखा हुआ है, ये सब शेल दूसरे शेल का हिस्सा है, ये सब शेल भी दूसरे शेल का हिस्सा है, और इसी तरीके से आगे सारी चीज़ें चलती चली जा रही हैं। अब ये एरो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस सब शेल में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे कम एनर्जी है। फिर उसके बाद आने वाला इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस सब शेल में जाएगा क्योंकि 1s के बाद सबसे कम एनर्जी इसकी है। तीसरा एरो इस चीज़ को शो कर रहा है कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब ये दोनों सब शेल फिल हो जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2p में जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बाद 2p की सबसे कम एनर्जी है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 3s में जाएगा क्योंकि इन तीनों के बाद 3s की सबसे कम जो है वो हमारे पास एनर्जी है। यानी आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे और फिर नीचे जाते चले जाएंगे, इसकी सबसे कम, फिर इसकी सबसे कम, फिर इन दो की सबसे कम, और फिर इनकी सबसे कम, फिर इनकी सबसे कम, और आप फिर यूं नीचे चलते चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपने अपने ध्यान में रखनी होगी, वो ये होगी कि देखिए एरो जो होता है ना, अब आप एरो को भी समझे ज़रा ना। देखिए, एरो की जो पीछे वाली साइड होती है उसे हम लोग कहते हैं टेल। टेल का माना होता है दुम, यानी एरो की दुम, और जो आगे वाली साइड होती है उसे हम कहते हैं हेड, यानी एरो का हेड, एरो का सर। तो देखें आप यहाँ पर, ये इसकी टेल है और ये इसकी हेड है। तो आपने जो स्टार्ट करना है ना, वो करना है टेल से लेकर हेड तक। यहाँ पर तो एक ही सब शेल है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पर एक से ज़्यादा सब शेल होते हैं फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है जिसकी सबसे कम एनर्जी है, लिहाजा उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो आपने टेल से स्टार्ट करना होता है। जो टेल पर हमारे पास सब शेल मौजूद होता है उसकी सबसे कम एनर्जी होती है और उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास हेड की बारी आती है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि सबसे कम जो है इन तमाम में जिसकी एनर्जी होगी वो इसकी होगी, फिर उसके बाद इसकी होगी, फिर उसके बाद इसकी होगी, और फिर उसके बाद इसकी होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। ऑफ-बाउ का प्रिंसिपल बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, आप इसको जो है अच्छी तरीके से आई होप समझ गए होंगे। चलें, जैसे ही हमने ये चीज़ समझ ली, अब हम जो है वो n+l विज़वेजर रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, n+ विज़वेजर रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि दोज ऑर्बिटल्स विच हैव लोअर n+l वैल्यू आर फिल्ड फर्स्ट। ये पहली इसकी स्टेटमेंट का ये पहला हिस्सा है, यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसका जो दूसरा हिस्सा है इस स्टेटमेंट का, वो ये कहता है कि इन केस इफ टू ऑर्बिटल्स विच हैव सेम n+l वैल्यू देन ऑर्बिटल हैविंग लोअर n वैल्यू विल बी फिल्ड फर्स्ट। आसान उर्दू में पहला स्टेटमेंट का हिस्सा ये कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन आपके पास उस सब शेल में जाएगा, वो सब शेल सबसे पहले भरेगा जिसकी n+l की वैल्यू जो है वो कम होगी। और दूसरा हिस्सा ये कहता है कि वो ऑर्बिटल, वो सब शेल सबसे पहले, अगर दोनों सब शेल, दूसरा हिस्सा मैं अगेन बता रहा हूँ, दूसरा हिस्सा ये कहता है कि अगर ऑर्बिटल या सब शेल
दो आपके पास ऑर्बिटल या सबशेल थे, अगर दोनों की वैल्यू n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती है तो इसका मतलब, तो फिर इस केस में ये होगा कि जिसकी n की वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें चला जाएगा। मैं दोबारा से अपनी बात को रिपीट करता हूँ। देखिए n प्लस एल विज़वेजर रूल की स्टेटमेंट के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये कहता है कि आपके पास दो ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, आप उन दोनों की n प्लस एल की वैल्यू निकालें, जिसकी कम n प्लस एल की वैल्यू है वो सबसे पहले भरेगा, फिर जो दूसरा वाला है वो भरेगा। जबकि दूसरा हिस्सा इसी स्टेटमेंट का वही कहता है कि अगर आपके पास दो सबशेल्स थे, दो ऑर्बिटल्स थे और दोनों की n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई तो उस केस में क्या होगा, कौन सा पहले भरेगा? तो दूसरा हिस्सा ये कहता है कि जिसकी n की वैल्यू कम होगी ना वो पहले भरेगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम किस चीज़ का सहारा लेते हैं, हम दो एग्जाम्पल्स का सहारा लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गई, ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब आप सबसे पहले 4s को देखें, 4s की l की वैल्यू देखें क्या होगी और 4s के n की वैल्यू और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी वो देखें। n की वैल्यू तो इंतहाई आसान है कि मैंने बता दिया कि सबशेल के साथ जो भी नंबर लिखा होगा वही उसकी n की वैल्यू होती है, जो कि यहाँ पर 4 बनेगी। और l की वैल्यू आप पीछे अभी मैं आपको बताकर आया हूँ कि अगर s होता है सबशेल तो l की वैल्यू होती है 0। अब आप अगर दोनों को ऐड करेंगे ना तो दोनों को ऐड करने पर आपके पास जो वैल्यू आती है 0 को 4 में ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 3D की तरफ ना। अगर हम 3D के लिए देखें तो 3D के लिए जो हमारे पास वैल्यू बनती है L की और जो वैल्यू बनती है N की वो क्या क्या होंगी। देखें N की वैल्यू तो इंतहाई सिंपल है कि हमारे पास वो 3 हो जाएगी, जबकि L की वैल्यू मैं आपको पीछे ही बताकर आया हूं कि L की वैल्यू D सबशेल के लिए जो होती है वो होती है 2। तो अब अगर हम दोनों को ऐड करें तो दोनों को ऐड कर कर वैल्यू आती है 5, यानी n प्लस एल की वैल्यू किसकी बड़ी हुई, इसकी बड़ी हुई। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हमारे पास 3D को फिल करेंगे, देन उसके बाद हमारे पास 4s में जाएंगे। तो आपको आई होप सो पहला स्टेटमेंट का पहला हिस्सा समझ में आ गया। अब हम दूसरे हिस्से को समझने के लिए कि अगर दोनों की n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए, ये वाला केस समझने के लिए अब दूसरी मिसाल लेते हैं। देखिए 4p हमारे पास जो है इसकी n और l की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। इसकी l की वैल्यू p के लिए l की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ 1 होती है और n की वैल्यू जो सबशेल के साथ नंबर लिखा होता है वही होती है, जो कि इस केस में बनेगी 4। अब दोनों को ऐड करें, सिंपल मैथमेटिक्स से 5 आंसर आएगा। चलें अब भाई 5s की तरफ चले जाते हैं। चलें अब इसकी जो है हम l की वैल्यू देखते हैं, इसकी हम जो है वो n की वैल्यू देखते हैं। इसकी l की वैल्यू आपको पता है कि s सबशेल के लिए l की वैल्यू होती है 0 और n जो सबशेल के साथ नंबर है वही होता है, जो कि यहाँ पर बनेगा 5। तो अगर दोनों को ऐड करें तो कितना हो गया हमारे पास 5। अब देखें ना कि दोनों की वैल्यू सेम आ गई, यहाँ पर भी 5 आ गया, यहाँ पर भी 5 आ गया, तो भाई कौन सा पहले भरेगा? तो आपकी ज़िंदगी विज़वेजर रूल ने आसान कर दी है। उसने कहा कि भाई जिसके n की वैल्यू कम है वो पहले भरेगा। n की वैल्यू किसकी कम है? 5 है यहाँ पर 4 है। ऑब्वियसली यहाँ पर वैल्यू कम n की 4 आ रही है, तो इस सबब से जो आपका 4p ऑर्बिटल है, 4p सबशेल है, वो पहले भरेगा एज कंपेयर टू दी 5s। अच्छा एक और मैं आपको कमाल की बात बताऊं कि n प्लस एल विज़वेजर रूल और ऑफ-बाउ प्रिंसिपल दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ये रूल ये कहता है कि n प्लस एल की वैल्यू जिसकी कम होगी ना वो सबसे पहले भरेगा। अब आपको मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये खुद काम कीजिएगा अपने घर पर एज एन होमवर्क कि आप इन तमाम के तमाम सबशेल की ऑर्बिटल्स की वैल्यू खुद निकालिएगा। आप देखेंगे कि इन तमाम में जो सबसे कम वैल्यू आ रही होगी वो इसकी आ रही होगी, ये सबसे पहले भरेगा। और यही बात तो ऑफ-बाउ भी कह रहा है आपको, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। इसी तरीके से आप n प्लस एल की वैल्यू देखेंगे कि इसके बाद जिसकी n प्लस एल की वैल्यू बड़ी होगी वो ये होगी, और ऑफ-बाउ भी कह रहा है कि यही सबसे पहले भरेगा। फिर उसके बाद जो n प्लस एल की वैल्यू आएगी वो 2p की आएगी और 3s की आएगी, इन दोनों की सेम आएगी, इसकी भी 3 होगी, इसकी भी 3 होगी। लेकिन विज़वेजर के मुताबिक सबसे पहले ये भरेगा और ऑफ-बाउ भी तो आपको यही कह रहा है कि सबसे पहले ये भरेगा। तो यानी ऑफ-बाउ प्रिंसिपल
और विस्बेजर रूल, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने चौथे रूल की तरफ और फिर 3 न्यूमेरिकल करके हम अपने इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। चलिए भाई, अब हम जो है वो अपना चौथे प्रिंसिपल की तरफ आते हैं, जो कि लास्ट प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का लास्ट रूल है। उस रूल का नाम है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये एक जिन्होंने दिया ये रूल, उनका नाम था फ्रेडरिक हुन। तो उन्होंने ये रूल दिया था, इसकी स्टेटमेंट ये है कि इन अवेलेबल डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सच अ वे दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड। अब देखें इन्होंने क्या कहा, मैं आपको वो उर्दू में ज़रूर बता देता हूँ। इन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे, मौजूद होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाएंगे कि हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है उन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स को हाफ हाफ फिल करेंगे। अब कन्फ्यूजन आपके जहन में ज़रूर होगी, मुझे बात मालूम है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझें कि आखिरकार डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या होता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हाफ फिल होने का क्या मतलब होता है। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल ली है, वो है नाइट्रोजन की। आप सब इस गैस के बारे में जानते हैं। अच्छा, हमारी जो एयर है वो एयर डिफरेंट गैसेस से मिलके बनी है, और आपकी एयर का जो सबसे बड़ा पोर्शन है ना, या आपकी एयर में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस ही है, जो कि 70% के अराउंड होती है। अच्छा, तो ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, ठीक है। और मैं आपको ये बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये है कि उसमें जितने जो उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो लिहाजा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में होंगे 7, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो मैंने थोड़ी अलग तरीके से लिखी है। आप जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को जानते हैं मैं उसी तरीके से लिख देता हूँ। वो होती है 1s2 1s2, वो होती है 2s2 और वो होती है 2p3, ठीक है। टोटल 7 हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, और फिर जो 3 बचे हैं वो हमारे पास इधर आ जाएंगे। अब मैंने इसी चीज़ को मज़ीद खोल के लिख दिया। असल में इस चीज़ को यूं भी लिखा जा सकता है, बस मैंने कुछ भी नहीं किया। 1 अपनी जगह पर ही रहा, s अपनी जगह पर रहा। ये जो 2 है ना, इस 2 को मैंने जो है वो एरो में डिवाइड कर दिया। एक एरो अपवर्ड की तरफ है और दूसरा एरो डाउनवर्ड की तरफ है। ये हाफ एरो है, जो कि ऐसा सिंबल होता है, ऐसा सिंबल, ठीक है, सही है। ये एरो जो है ना, हर एक एरो एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप 2 लिख दें, ये भी चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, या आप जो है वो यहाँ पर 2 एरो बना दें, ये भी चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। लेकिन ये फॉर्म ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये फॉर्म आपको ये भी बता रही है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपवर्ड स्पिन कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड स्पिन कर रहा है। ये एरो ऊपर की तरफ शो कर रहा है अपवर्ड स्पिन, और ये एरो जो है वो डाउनवर्ड स्पिन को शो कर रहा है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो वही कि 1s2, 2 एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपवर्ड डाउनवर्ड। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप आ जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास 2p3 है ना, ये जो 3 सबशेल है ना, पी सबशेल जो है, इस पी सबशेल में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन वो 3 ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं मैंने आपको नहीं बताया था। वो इस वजह से नहीं बताया था कि मुझे आपको इस स्टेज पर आकर बताना था। अब वो जो p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनमें से एक ऑर्बिटल को हम कहते हैं px, दूसरे ऑर्बिटल को कहते हैं हम py, और तीसरे ऑर्बिटल को हम कहते हैं pz, जो कि p सबशेल में पाया जा रहा होता है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास px, py और pz है ना, इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। अब जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो समझे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स आपको समझ में आ गए। दोबारा से मैं बता रहा हूं कि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, आप तवज्जो से सुनिएगा। देखें, एक ही सब शेल के ऑर्बिटल्स, p सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स, एक ही सब शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास वो 3 हैं। p सब शेल के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है सेम। तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं
कि एक ही सब शेल के जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी सेम एनर्जी होती है, और इन 3 ऑर्बिटल्स को जो कि सेम एनर्जी वाले हैं और एक ही सब शेल के साथ ताल्लुक रखते हैं उन्हें हम कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो मैं दोबारा से ये बात दोहरा रहा हूं कि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स ये होते हैं कि वो ऑर्बिटल्स कि जो एक ही सब शेल के साथ ताल्लुक रखें और उनकी एनर्जी भी सेम हो, उन्हें हम कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब हाफ फील्ड का क्या मतलब होता है? हाफ फील्ड का मतलब ये होता है कि एक चीज में जितनी कैपेसिटी है वो उससे आधी चीज को ली हुई हो तो उसे हम लोग कहते हैं हाफ फील्ड। क्या मतलब? अब देखें, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले गए 1s में। अब इसमें चूंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी थी s में, तो इसने 2 ही लिए हुए, इसे हाफ फील्ड नहीं कहेंगे बल्कि इसे फुल फील्ड कहेंगे कि जितने लेने की कैपेसिटी थी वो तमाम ये ले चुका है। इसी तरीके से 2s2 में भी यही होगा कि जितने इसकी कैपेसिटी थी s इलेक्ट्रॉन के लेने की, जो कि 2 होती हैं, s सब शेल के लेने की इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, वो उतनी ले चुका है, 2 के 2 ले चुका है। इस सबब से ये भी हमारे पास जो है वो फुलफिल है। अब देखिए, हमारे पास जो p ऑर्बिटल्स होता है ना, उसमें आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। और मैं आपको ये बात अभी मैंने बताई कि हमारे पास जो p सब शेल होता है उसमें दरहकीकत होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, जो कि px, py और pz होते हैं। ये हर एक ऑर्बिटल की जो कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन के लेने की होती है। 2 इसने ले लिए, 2 इसने ले लिए, 2 इसने ले लिए, तो ये टोटल मिलकर जो है वो 6 बनाते हैं। तो इसी सबब से p की जो हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स के लेने की वो होती है 6। वो 6 कैसे हो रही होती है कि 2 ये ले सकता है, 2 ये ले सकता है, 2 ये ले सकता है, तो टोटल मिलके हमारे पास 6 हो जाते हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। अब देखें, अभी भी हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट बाकी है। ठीक है, देखें, हमारे पास जो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं वो है टोटल 7 में से 2 जो है वो इधर आ गए, 2 इस वाले सबशेल s में आ गए, जबकि बचे 3। अब जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो px में चला जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन py में चला जाता है और तीसरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास pz में चला जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन गया, हालांकि कैपेसिटी कितनी थी? कैपेसिटी 2 की थी, लेकिन एक गया। तो इसका मतलब ये है कि इनमें जितनी कैपेसिटी थी इन्होंने उससे आधा लिया। इसी चीज को कहते हैं हम लोग हाफ फील्ड। तो हुम्स रूल ने ये कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन अगर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, जो कि इस केस में px, py और pz हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से जाएंगे कि हमारे पास हाफ फील्ड मिले। तो देखें ना, वो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वो इन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में इस तरह गए कि एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, तो हमारे पास तीनों डीजेनरेटेड ऑर्बिटल सबसे पहले हाफ फील्ड हुए। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं उन 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चले जाएं, एक यहाँ पर चला जाए और एक यहाँ पर चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता। हुम्स रूल ये कहता है ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास एक इसमें जाए, एक इसमें जाए और फिर एक इसमें जाए, ताकि हमारे पास हाफ फील्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हमें मिले। आई होप सो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि हुम्स रूल क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, अच्छा, ये जो था फिगर, ये फिगर हमारे पास ऑफ बाउ की थी, मैंने नहीं मिटाई। इस वजह से नहीं मिटाई क्योंकि आगे ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को सॉल्व करने के लिए काम में आएगी। तो अब हमारे पास सवाल आ गया है, ये लास्ट न्यूमेरिकल करके फिर हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। सवाल क्या लिखा हुआ है आपके पास कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फॉलोइंग। सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के लिए दी हुई है सल्फर की, ये सल्फर है, सल्फर। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के लिए दी हुई है Na की, जो कि आप सबको पता है कि सोडियम होता है। और फिर आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के लिए दी हुई है वो दी हुई है क्लोरीन की। ठीक है, अच्छा, आपने यहाँ पर तवज्जो करनी है कि इसके ऊपर कोई भी साइन नहीं है, लेकिन सोडियम के ऊपर प्लस का साइन दिया हुआ है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव साइन दिया हुआ है। ये अभी कन्फ्यूजन आप अपनी जहन में ही रखें, मैं आपको बताता हूँ कि इसका आखिरकार मतलब क्या है। चले भाई सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग सल्फर को करते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? वो है 16। ठीक है, अच्छा,
अब आप यहाँ पर देखें कि सल्फर के ऊपर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि सल्फर है न्यूट्रल, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। और मैं आपको ये बात शायद तीसरी, चौथी या पांचवी बार बता रहा हूँ कि जब हमारे पास कोई एटम जो है न्यूट्रल होता है तो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है दर हकीकत उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं। यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इस लॉजिक से, वो हो गया हमारे पास 16। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाने की तरफ जाते हैं, जो कि आप ऑफ बाउ प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। तो अब वो जो आप चाह रहे थे ना कि यार हमें न्यूमेरिकल भी कराया जाए और किस तरीके से आखिरकार मैंने पीछे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाई है, उस वक्त तो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर आपको पता चल जाएगी कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाते कैसे हैं। उसके लिए बस जैसे आपको ये फिगर जहन में रखनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास सल्फर के हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स। ऑफ बाउ के मुताबिक वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले इस ऑर्बिटल में जाएंगे, इस सब शेल में जाएंगे। इसमें कितने जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम कॉमा लगा देंगे तो 2 चलेगा, यानी इसका मतलब है 14 बचे। अब जो इलेक्ट्रॉन है 14 में से सबसे पहले इस सब शेल को भरेंगे। ठीक है, ऑफ बाउ के मुताबिक, लेकिन कितने जा सकते हैं, इसमें 2 जा सकते हैं। तो 14 में से 2 गए, इसका मतलब है हमारे पास 12 बचा। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो इसमें जाएंगे 2p में ऑफ बाउ के मुताबिक। अब इसमें कितने आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं 6, तो 6 यहाँ पर चले गए, यानी हमारे पास अब मजीद 6 बच गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, ऑफ बाउ के मुताबिक अब 3s जो है वो फिल होना चाहिए, तो 3s पर आ गए। अब इसमें कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, तो फिर हमने यहाँ पर जो है वो 2 ले लिए, तो अब ये बच गया 4। सही है, उसके बाद ऑफ बाउ के मुताबिक जो है हमारे पास 3p में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे। अब इसमें 6 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचे ही 4 हैं, तो हमने 4 यहाँ पर दे दिया। अब हमारे पास 0 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी हो गई, सल्फर की हो गई। आई होप सो बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी आराम से। ठीक है, तो भाई पहला तो न्यूमेरिकल हमने बड़ी आसानी से कर लिया और आप लोगों को बात भी बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलें अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारे पास एलिमेंट है वो एलिमेंट है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है हमें 11। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा फंडा है, इसको समझने की कोशिश करनी है। देखें यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एटम हमारे पास पॉजिटिव है। कोई भी एटम पॉजिटिव उस वक्त होता है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन चला जाए। तो असल में इस सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। अब एक क्यों गया है, यहाँ पर सिर्फ एक प्लस साइन बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन गया है। अगर इसके साथ 2 लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। 3 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 3 एंड सो फोर्थ। तो इसी तरीके से चलता रहेगा। अब देखिए एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का, वो है 11। तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने चाहिए थे, 11 होने चाहिए थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद हैं, वो है 10। चलें अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाते हैं। सबसे पहले ऑफ बाउ के मुताबिक हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे किसमें, 1s में, जो कि हमारे पास 2 चले गए। फिर उसके बाद हमारे पास 2s में जाएंगे, जो कि हमारे पास 2 चले गए। तो 8 पहले बचे थे, फिर हमारे पास अब जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रह गए। उसके बाद हमारे पास जो है वो 2p में ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है वो 6 है और ऑफ बाउ के मुताबिक 2s के बाद 2p में ही ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जाने थे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पॉजिटिव सोडियम की कंप्लीट हुई। चलें अब एक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रह गई है Cl- की, वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, Cl-। अच्छा, इसके एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 17। अब देखिए ये सिर्फ Cl नहीं है, बल्कि इसके साथ माइनस भी लिखा हुआ है। अब मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव साइन का मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या होगा, तो फिर उस केस में आप जो है वो नेगेटिव साइन ऊपर लगा देते हैं। ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा, मैं एक ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर माइनस के साइन के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है 1 है। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते तो यहाँ पर 2 होता, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते तो यहाँ पर 3 होता, इसी तरीके से चलता रहता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 18। अब शुरू करते हैं हम। ऑफ बाउ के मुताबिक सबसे पहले 1s में आएगा, जिसमें 2 आ सकता है, तो इसका मतलब है 16 बचे। फिर ऑफ बाउ के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2s में आएंगे,
तो उसमें 2 आ सकते हैं, इसका मतलब है 14 रह गए। फिर ऑफ बाउ के मुताबिक 2p में आएंगे तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास रह गए 8। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 3s में आएंगे, 2 आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कितने हमारे पास रह गए इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग, 6 रह गए। उसके बाद हमारे पास है 3p जिसमें 6 आ सकते हैं, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, हमारे पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए और 0 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रहे। लिहाजा ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगी Cl- की। तो आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी, इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।